गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग एसएससी जीडी 2026 के लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो कि यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और इस क्लास की पीडीएफ दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। बाकी दोस्तों यहां से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी, और प्रारूप समिति का दोस्तों गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये दोस्तों पेश किया गया और तैयार किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बाणभट्ट जी की रचनाएं हैं हर्षचरित और कादंबरी, और ये बाणभट्ट जी रहते थे दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है गोवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है दोस्तों गोवा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों स्टेप्स, जो कि पाई जाती है कान में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और सबसे मजबूत हड्डी होती है दोस्तों फीमर, जो कि होती है जांघ की हड्डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है महाराष्ट्र। तो लावड़ी ये लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। बाकी महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख लोक नृत्य आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहां से हो गया दोस्तों लावड़ी, तमसा, लेजिम, गोंधल, पोड़ा, कोली, गाफा और दहकीला, ये दोस्तों कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र के जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बृहस्पति। बाकी सौर मंडल से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सौर मंडल का केंद्र दोस्तों सूर्य है, जो कि एक तारा है और प्रकाश व उष्मा का स्रोत है पूरे सौर मंडल के। बाकी सौर मंडल में जो ग्रह है दोस्तों उनका क्रम आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले आता है बुध, फिर उसके बाद है शुक्र, फिर उसके बाद है पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। और इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि स्थलीय ग्रह कौन से हैं, अर्थात जिनके सरफेस या सतह क्या है दोस्तों वो सॉलिड है या चट्टानी ग्रह कौन से हैं? तो वो है दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सौर मंडल के गैसीय ग्रह कौन से हैं या वो कौन से ग्रह हैं जिनकी सतह गैसीय हैं? तो ये है दोस्तों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा
कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो है दोस्तों शुक्र। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है बृहस्पति। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो वो है दोस्तों बुध। फिर सौर मंडल में नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों पृथ्वी को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी का बहन ग्रह या सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है, तो वो है दोस्तों शुक्र। बाकी दोस्तों शुक्र को भोर एवं सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किस ग्रह में छल्ले हैं, तो छल्ले या रिंग पाए जाते हैं दोस्तों शनि ग्रह में, जो कि बर्फ, चट्टान और धूल कणों से मिलकर बने हैं। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा धूमकेतु क्या होता है या कॉमेट्स क्या होते हैं, तो ये बर्फ, रेत और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशेष हैं जो सौर मंडल के निर्माण के समय बने थे। तो इतनी बात आप लोग सौर मंडल से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1 जुलाई 2017। तो भारत में जीएसटी या गुड्स एंड सर्विस टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर, ये दोस्तों लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से। बाकी जीएसटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जीएसटी सबसे पहले दोस्तों इसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी के लिए दोस्तों सुझाव दिया सर्वप्रथम केलकर समिति ने, और जीएसटी का प्रारूप तैयार किया गया असीम दास गुप्ता जी के द्वारा। फिर इसके बाद जीएसटी से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जीएसटी बिल या विधेयक 122वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा दोस्तों इसे लाया गया, और जीएसटी को लागू किया गया दोस्तों 101वां संविधान संशोधन या 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा। फिर इसके बाद जीएसटी से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य था दोस्तों असम, और जीएसटी को दोस्तों लास्ट में लागू किया गया जम्मू और कश्मीर राज्य के द्वारा। फिर जीएसटी परिषद से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जीएसटी परिषद को दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 ए में, और जीएसटी परिषद की स्थापना हुई 12 सितंबर 2016 को, और जीएसटी परिषद में कुल सदस्य होते हैं दोस्तों 33, और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं या चेयरमैन होते हैं जो केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या जो केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे वो। तो वर्तमान में जीएसटी परिषद की अध्यक्ष है निर्मला सीतारमण जी, और जीएसटी का पंजीकरण होता है दोस्तों कुल 15 डिजिट या 15 अंकों का। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सौरभ गांगुली। तो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ ये आत्मकथा है सौरभ गांगुली की। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है असम। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क ये स्थित है दोस्तों असम में। इसके बाद आप लोग असम के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि स्थित है दोस्तों असम में, और यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। फिर यहाँ से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क ये दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल हैं, जो अपनी जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। बाकी असम में स्थित कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ओरंग, डिब्रू सैखोवा,
रायमोना और दिहांग पटकाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों 1905 में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद यहाँ बंगाल के विभाजन से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों, तब उस समय भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, और बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को, और बंगाल के विभाजन को दोस्तों लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली दरबार लगा दोस्तों दिसंबर 1911 में, और जब दिल्ली दरबार लगा दिसंबर 1911 में, तब उस समय भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग, और इसमें दोस्तों आया ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम, और उसने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। तो इतनी बात आप लोग बंगाल विभाजन से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की? तो दीन ए इलाही की शुरुआत की दोस्तों मुगल बादशाह अकबर ने। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है अनुच्छेद 17। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अस्पृश्यता का अंत या एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसे दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में। बाकी दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और अनुच्छेद 15 में है दोस्तों सार्वजनिक स्थलों पर समानता से संबंधित प्रावधान, और अनुच्छेद 16 में है भारतीय संविधान के लोक नियोजन में समानता से संबंधित प्रावधान। तो इतनी बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अनुच्छेद 32। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसे दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में। बाकी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार, और संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 ये संबंधित है दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड से या समान नागरिक संहिता से। तो इतनी बात आप लोग यहां से भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं? तो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, इसे दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल या अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ दोस्तों 1942 में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट, इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्तों 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में, और भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा था दोस्तों करो या मरो या डू और डाई, और ये दिया गया दोस्तों गांधी जी के द्वारा। और भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य था दोस्तों भारत को तत्काल स्वतंत्रता दिलाना और ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। और भारत छोड़ो आंदोलन के
कुछ और नाम भी थे दोस्तों, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य नाम से भी जाना जाता था, जो कि है दोस्तों अगस्त क्रांति या भारत अगस्त आंदोलन। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जी भूमिगत होकर सक्रिय रहे। फिर अगला पॉइंट यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरोड़ा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान पर भारतीय ध्वज फहराकर आंदोलन को एक नई दिशा दी। तो इतनी बात आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1526। बाकी दोस्तों पानीपत के तीनों युद्धों से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ 1526 में बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध में दोस्तों बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी की हार हुई। और इस युद्ध में विजय के साथ ही दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई बाबर के द्वारा। फिर पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ दोस्तों 1556 में, और पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया अकबर के संरक्षक बैरम खान और हेमू या इनका एक और नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में। और इस युद्ध में दोस्तों बैरम खान विजयी रहा और हेमू की हार हुई। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, अफगान लड़ाका अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। और इस युद्ध में दोस्तों अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा और मराठाओं की बुरी तरह से हार हुई। तो ये दोस्तों पानीपत के तीनों युद्ध हैं, जिनसे आप लोग ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है थार डेजर्ट। तो भारत का एकमात्र रेगिस्तान है थार डेजर्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों अमरकंटक से, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो इन ऑप्शनों में दोस्तों भारत की सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात राज्य की। और ओवरऑल दोस्तों भारत की सबसे लंबी तट रेखा है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल की। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील ये स्थित है दोस्तों उड़ीसा राज्य में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी दोस्तों चिल्का झील को लैगून लेक या लैगून झील भी कहा जाता है, और यह भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सांभर झील, और ये सांभर झील है दोस्तों राजस्थान में। और सांभर झील की दोस्तों पानी जो होता है वो सबसे खारा होता है। तो भारत में मैक्सिमम सैलिनिटी जो होती है वाटर की, वो पाई जाती है सांभर झील के वाटर में, और ये स्थित है सांभर झील राजस्थान में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो श्रीलंका का पुराना नाम था दोस्तों सिलोन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, डोंग किस देश की मुद्रा है? तो डोंग ये मुद्रा है दोस्तों वियतनाम की। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी है दोस्तों थिम्पू, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ओकोंजो इवेला। और WTO का हेडक्वार्टर होता है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई दोस्तों 12 जुलाई 1982 को, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। और नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई? तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई दोस्तों 1969 में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी दोस्तों यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसरो की स्थापना हुई 1969 में और इसरो का हेडक्वार्टर या मुख्यालय होता है बेंगलुरु में। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन। फिर यहीं से दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, DRDO की स्थापना हुई दोस्तों भारत में 1 जनवरी 1958 को और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी या मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है दोस्तों जांघ की हड्डी, जो कि है फीमर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों रेटिनॉल, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी दोस्तों विटामिन से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन के लिए दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा केडा अर्थात विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये दोस्तों जल में घुलनशील होते हैं। और वसा या फैट में घुलनशील विटामिन हैं विटामिन बी और विटामिन सी। इसके बाद दोस्तों सभी विटामिन के रासायनिक नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है दोस्तों पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। फिर विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों एस्कर्बिक एसिड, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है दोस्तों टेकोफेरॉल एंड विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। फिर इसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है विटामिन ए। तो रतौंधी रोग या नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज है ये दोस्तों होता है विटामिन ए की कमी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन बी, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो बेरी रोग ये होता है विटामिन बी की कमी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन से संबंधित है? तो बच्चों में जो रिकेट्स रोग होता है दोस्तों ये संबंधित है विटामिन डी से, अर्थात विटामिन डी की कमी से बच्चों में हो जाता है रिकेट्स रोग, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग दोस्तों क्लोरोफिल के कारण होता है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो यूनिवर्सल डोनर होता है दोस्तों ओ निगेटिव, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी दोस्तों कुछ अन्य फुल फॉर्म दोस्तों कंप्यूटर के जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो HTML तो हो गया दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर एक है दोस्तों URL, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और एक होता है दोस्तों WWW, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गरबा ये दोस्तों प्रसिद्ध लोक नृत्य है गुजरात राज्य का, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी गुजरात के कुछ और प्रमुख लोक नृत्य आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों डांडिया, भवई, टिप्पाड़ी, पधार नृत्य और हुडो प्रश्न। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप ये संबंधित है दोस्तों बैडमिंटन से, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी या कप आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा थॉमस कप, और थॉमस कप होता है दोस्तों मेल या पुरुषों से संबंधित। फिर उसके बाद है उबेर कप, और ये उबेर कप दोस्तों बैडमिंटन में होता है महिलाओं से संबंधित। फिर दूसरा है सुदीरमन कप, और ये होता है दोस्तों मिक्स्ड या मिश्रित, जिसमें पुरुष और महिला दोनों होती हैं। फिर इंडियन ओपन, ये होता है दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित कप। फिर चड्ढा कप और नारंग कप। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफियां हैं दोस्तों, जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, नीति आयोग के प्रथम CEO या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सिंधुश्री खुल्लर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी नीति आयोग से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नीति आयोग की स्थापना की गई दोस्तों 1 जनवरी 2015 को, और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों जो वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री हों। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं दोस्तों वर्तमान में सुमन बेरी जी, और नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं दोस्तों VR सुब्रमण्यम। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि हैं एडविन ऑर्नोल्ड। तो लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक हैं एडविन ऑर्नोल्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 25 जनवरी। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खान कप ये संबंधित है दोस्तों हॉकी से, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आगा खान कप ये दोस्तों हॉकी से संबंधित है। बाकी हॉकी से संबंधित कुछ और कप आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें है अजलान शाह कप, रंगास्वामी कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, बॉम्बे गोल्ड कप, और एक होता है दोस्तों आइस हॉकी, जिसमें फेमस है स्टेनली कप। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो गया दोस्तों बाघ, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है दोस्तों बरगद, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों मोर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वंदे मातरम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। और भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना की गई दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान है दोस्तों जन गण मन, और इसे लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को दोस्तों मिला है गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हॉकी, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में होते हैं दोस्तों कुल 3 रंग, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को जमकर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।